हाँ तो बच्चों अपने क्लास 11th फिजिक्स के फाइनल एग्जाम की रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या आपको डेरिवेशन इसमें से आ सकती हैं, क्या क्या आपके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप इस वीडियो में प्रिपेयर कर लोगे। जो बच्चे नए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं कि ये क्लास 11th फिजिक्स की फाइनल प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज चल रही है, ठीक है। इसमें आपको क्लास 11th फिजिक्स के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आप क्लास 11th में ढंग से नहीं पढ़ पाए हो और अपने फाइनल एग्जाम में ठीक ठाक या अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो तो आप इस सीरीज को फॉलो कर लो। इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, डेफिनेशन, जो भी आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ बताया जाएगा, करवाया भी जाएगा। और साथ ही आपको नोट्स भी दे रहा हूं, वर्कशीट्स दे रहा हूं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं जैसे डेरिवेशंस का पीडीएफ, फॉर्मूला शीट, नोट, सब कुछ दे रहा हूं। तो आपको वो कहां से मिलेंगी? पढ़ तो आप यहां से लो, चैनल को ज्वाइन कर लो तो इस पे आते रहेंगे वीडियोस। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर www.mandeepeducationacademy.in इस वेबसाइट पे चले जाओ। इस पे आपको जाकर क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है ना, वेबसाइट पे आपने जाना है, आपके काम की चीज क्या है यहाँ पे, या आपको वेबसाइट पे जाना है और फ्री स्टडी मटेरियल करके यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लास 11th में चले जाना, वर्कशीट सब मैंने डालना शुरू कर दिया है। अभी के लिए आपके लिए फिजिक्स डेरिवेशंस ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे आप लिंक देख रहे हो पॉज करके पढ़ लेना या पेज पे जाके ही पढ़ लेना। तो वो सारे आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के पीडीएफ हैं, डेरिवेशंस के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हैं। और इसमें आप चले जाओगे फिजिक्स वर्कशीट्स वाले में तो अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की वर्कशीट है, अभी 1-2 दिन में और सारे चैप्टर्स की आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या वेबसाइट से मटेरियल ले लो, आपके बहुत ही काम का है। और बुक 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का ये पीडीएफ है। यहाँ पर अब मैं आपको आज वर्क एनर्जी पावर करा रहा हूं तो वर्क एनर्जी पावर के जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको करवा दूंगा साथ साथ ही, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, वर्क एनर्जी पावर में अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी पावर तक चलते हैं, जरा वहां रुक जाते हैं। ये फ्रिक्शन के आ गए, ये पिछले लेक्चर में करवाए थे बैंकिंग ऑफ रोड के, और ये रहा वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लॉज ऑफ मोशन तक हो चुका है, फ्रिक्शन पिछला वाला लेक्चर था जो कि लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है आपका, उसमें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको आता ही होगा, क्लास 9th में भी था क्योंकि। तो ये बॉडी है, अगर आप इस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मैंने इस बॉडी पे इस तरफ फोर्स लगाई तो इस तरफ फोर्स जब मैं लगाऊंगा तो ये बॉडी ग्राउंड को तो तोड़ेगी नहीं, तो ग्राउंड के अलोंग डिस्प्लेस हो जाएगी। तो अगर ये ग्राउंड के अलोंग डिस्प्लेस होगी, ग्राउंड के अलोंग डिस्प्लेस होगी तो यहां तक ये पहुंच जाएगी, ठीक है ना। ये मान लो है आपका डिस्प्लेसमेंट, इसका हो गया s, और ये जो एंगल था इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल था थीटा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यानी कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में एंगल है थीटा। तो मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है s, तो वर्क होता है F डॉट s। F डॉट s मतलब कि वर्क और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि Fs cos थीटा, ठीक है। एक तो ये आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला और इसका मीनिंग पता होना चाहिए। Fs cos थीटा का मतलब है कि अब एक सिचुएशन में क्या है कि एक बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग सकती हैं, तो सबका वर्क अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसे आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना के देगा कि ये सिचुएशन दे दी और बोला फाइंड द वर्क डन, नहीं, वो हमेशा लिखेगा कि आपको कौन सी फोर्स का वर्क निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे एक बॉडी, इसी बॉडी की बात कर लेते हैं, चलो फॉर्मूला जरा साइड हटा दें 1 मिनट, ठीक है। इसी बॉडी की बात करें तो देखो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। एक तो चलो ये अप्लाइड फोर्स हो गई, ठीक है, इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट हो गया F cos थीटा। एक इस पे फोर्स है mg, ठीक है, एक इस पे फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, एक इस पे फोर्स है फ्रिक्शन, ठीक।
तो जो वर्क होगा, कितनी फोर्सेस लग रही हैं इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में इस पे 4 फोर्सेस लग रही, 4 फोर्सेस लग रही। तो जो वर्क होगा, हर एक फोर्स का अलग वर्क निकलेगा। जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो, ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये एस है, ठीक है, और ये इस तरफ डिस्प्लेस हुई है बॉडी, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज एफ एस कॉस थीटा। जब हमने फोर्स अप्लाई करी उसका वर्क डन हो गया एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि उस फोर्स का जो एंगल था वो थीटा था डिस्प्लेसमेंट से। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, देखो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, बॉडी ऐसे जा रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आप नॉर्मल रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉस 90 होता है 0, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हो गया 0। सिमिलरली वर्क डन बाय द वेट ऑफ द बॉडी mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, बिकॉज वेट भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये भी हो गया 0। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो cos 180 होता -1। तो सेम सिचुएशन में जितनी भी फोर्सेस थी सबका हमने वर्क निकाला और सबका वर्क अलग अलग आया, ठीक। अब ये वर्क है पॉजिटिव, क्योंकि cos थीटा यहां पे एक्यूट है, मतलब थीटा एक्यूट है, तो जब थीटा एक्यूट होता है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ये वर्क आया 0, ये भी वर्क आया 0, ये वर्क आया नेगेटिव। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ cos थीटा की वैल्यू पे वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना भाई। अगर तो फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही है कि थीटा जो है दैट इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में वर्क डन आपका क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर थीटा है 90 डिग्री, जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय एग्जांपल अगर आपको देना हो कि भाई थीटा कब 90 होता है और वर्क डन कब 0 होता है, तो वर्क डन इज 0, वर्क डन बाय वेट mg इज 0 when the body is moving on a horizontal ground and work done by normal reaction is also 0 in this case, ठीक। तो ये एग्जांपल हो गया। यहां फिर आप दे सकते हो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, बॉडी कहती है मैं तो सीधा जाऊंगी सर्कुलर मोशन छोड़ के, है ना, इसके बारे में हमने बात करी हुई। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है अलोंग द रेडियस, और बॉडी जाना चाहती है अलोंग द टेंजेंट, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, 0, क्योंकि उनमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और अगर जो थीटा है वो थीटा आपका 90 और 180 के बीच में हो तो फिर वर्क डन आएगा नेगेटिव, क्योंकि ऐसे केस में कॉस जो है वो हो जाएगा एक्यूट, ऑब्ट्यूज, सॉरी, कॉस हो जाएगा ऑब्ट्यूज। अगर कॉस थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो कॉस थीटा ऑब्ट्यूज होता है तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ऑब्ट्यूज होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना वर्क पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, 0 कब आएगा, और उस बात का सिग्निफिकेंस क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव 0 अपने को समझ में आ गया। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, ऐसी जो भी फोर्सेस हैं जो इतने एंगल पे लगती है 0 से 90 डिग्री के बीच में, जैसे कि ये फोर्स क्या करती है, बॉडी की एनर्जी को बढ़ाती है। अब जैसे ये बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है, और इस तरफ इसके एक फोर्स है F cos थीटा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगर इस पे फोर्स है तो ये एक्सेलरेट होगी तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो जो फोर्सेस एनर्जी बढ़ाती हैं बॉडी की, उनका जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। इन दोनों को देखो, नॉर्मल रिएक्शन और वेट की वजह से इस सिचुएशन में बॉडी की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे अगर जैसे ये आपके रूम में जितनी भी चीजें रखी हैं, ये वेट या नॉर्मल रिएक्शन की वजह से चल क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि वो
परपेंडिकुलरली लग रहा है, जिस तरफ बॉडी को चलना है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वो बॉडी की एनर्जी में कोई चेंज नहीं करेगा। किस फोर्स की वजह से बॉडी चलेगी या रुकेगी? ऑब्वियसली जो फोर्स बॉडी की एनर्जी में बदलाव ला रही हो किसी तरह का। अब ये बॉडी रेस्ट पे पड़ी है, इसकी एनर्जी है 0, तो जो फोर्स इसकी एनर्जी को बदल पाएगी, यानी अगर मैं इस तरीके से पुश करूंगा तो ये फोर्स बॉडी की एनर्जी को बदलेगी, तो ही तो बॉडी चलेगी ना। बॉडी ऐसे रखी हुई है और mg ऐसे लग रहा है, n ऐसे लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बॉडी चल नहीं सकती इन फोर्सेस की वजह से। तो जो फोर्सेस बॉडी की एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाती उनका वर्क क्या होता है? 0, और जो फोर्सेस बॉडी की एनर्जी को घटाती हैं उनका वर्क क्या होता है? नेगेटिव। अब जैसे ये इधर जा रहा है लेकिन फ्रिक्शन उल्टा लग रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से ही तो ये रुकता है ना, फ्रिक्शन क्योंकि इसकी एनर्जी को खाता है। तो जो एनर्जी, जो फोर्स बॉडी की एनर्जी को घटाती है उसका वर्क क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है, पहले तो इंपॉर्टेंट बात, वर्क का फॉर्मूला, वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब 0 होता है, क्लियरली पता होना चाहिए, और उसका एनर्जी से क्या रिलेशन है वो क्लियरली पता होना चाहिए कि वर्क जो है अगर पॉजिटिव हो तो ऐसी जिस फोर्स का वर्क भी पॉजिटिव है वो फोर्स बॉडी की एनर्जी को बढ़ा रही है, जिस फोर्स का वर्क 0 है वो फोर्स बॉडी की एनर्जी को कोई चेंज नहीं कर रही है, और जिस फोर्स का वर्क नेगेटिव है वो फोर्स बॉडी की एनर्जी को घटाती है। ठीक है, वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, सबको पता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। 1 जूल मतलब कब हम कहते हैं कि वर्क हुआ 1 जूल? जब आपने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई हो और उस 1 न्यूटन की वजह से, 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से 1 मीटर अगर बॉडी गई हो तो हम बोलेंगे वर्क डन क्या है? 1 जूल। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा Fs cos थीटा, ये है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर ये फॉर्मूला है W इक्वल टू Fs cos थीटा, ये फॉर्मूला है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं ना कि ये जो पूरी डिस्प्लेसमेंट S है उसके लिए एक फोर्स की फिक्स्ड वैल्यू है F, वरना तुम फॉर्मूला कैसे लगाओगे? अगर मैं तुमको बोल दूं कि बॉडी 10 मीटर डिस्प्लेस हुई है, वर्क निकालो, और फोर्स लगी है बॉडी के डायरेक्शन में, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, और मैंने बोल दिया कि बॉडी 10 मीटर डिस्प्लेस हुई है, वर्क निकालो, तो तुम क्या पूछोगे? तुम बोलोगे कि भाई वर्क तभी तो निकाल पाएंगे अगर हमें फोर्स पता होगी। मैं बोलूं यार फोर्स तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है। तुम बोलोगे फिर हम वर्क कैसे निकाले? तो ये फॉर्मूला तब लगाना है हमने जब आपके क्वेश्चन में ये बोला हो कि फोर्स जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला आप लगाओगे कि थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट S जो फोर्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स हो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां तक तो क्लास 9th में भी था, वेरिएबल फोर्स का वर्क हमको कैसे निकालना? अब मान लो ये एक बॉडी है, ये तो एक्सिस है, ये नहीं है बॉडी, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाई F विच इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो वेरिएबल होगी। वाह क्या बात बोली अगर कांस्टेंट नहीं होगी ऑब्वियसली वेरिएबल होगी, लेकिन वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रही है, जो चेंज हो रही है। तो अगर फोर्स चेंज हो रही है तो उसके चेंज होने का हमें एक पैटर्न पता होना चाहिए बच्चों। अगर हम बोले कि नहीं चेंज हो रही है, लेकिन कैसे चेंज हो रही है, मतलब कि समय के साथ कैसे बदल रही है या डिस्टेंस के साथ कैसे बदल रही है, हमें नहीं पता, हम कह रहे रैंडमली चेंज हो रही है, फिर तो हम वर्क नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हमारी जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, और वो वेरिएबल फोर्स का हमें ये पता है, एक फंक्शन पता है, मैथमेटिकल फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है? डिस्टेंस का फंक्शन। जैसे सपोज मान लो हमें फोर्स ऐसे दी है, हमें फोर्स ऐसे दी है, जिसका मतलब ये है कि ये फोर्स डिस्टेंस के साथ बदल रही है। अगर ये फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस लगाई जा रही है तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर तुम फोर्स निकालना चाहते हो, 2 मीटर पे कितनी, 3 मीटर पे कितनी, 4 मीटर पे कितनी, तो तुमको एक्स की जगह वो वैल्यू डालनी होगी और तुमको पता चल जाएगा कि उस जगह पे फोर्स क्या थी। समझे? या फिर
फोर्स टाइम का फंक्शन भी हो सकता है। फोर्स टाइम का फंक्शन जैसे 2t+1, जो फोर्स समय के साथ बदल रही हो, ये फोर्स डिस्टेंस के साथ बदल रही, ये फोर्स समय के साथ बदल रही, 1 सेकंड बाद इतनी, 2 सेकंड बाद इतनी, 3 सेकंड बाद इतनी। जैसे अगर आप निकालना चाहते हो कि ये वाली फोर्स 3 सेकंड बाद कितने न्यूटन की होगी, तो आपने t की जगह डाल दिया 3, 2 × 3 हो गया 6, 6+1 हो गया 7, तो 3 सेकंड बाद ये फोर्स 7 न्यूटन की होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो फोर्स कैन बी अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो सकती है या फिर फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन हो सकती है। लेकिन अब हम तो स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल एग्जाम्स में जनरली फोर्स जो है, क्योंकि इजी रखा जाता है क्वेश्चन, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होती है। लेकिन सवाल, फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो गई तो इससे क्वेश्चन इजी कैसे हो गया? देखो बच्चों ध्यान से, मान लेते हैं इस वेरिएबल फोर्स की वजह से ये बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हो गई। लेट अस अज्यूम दैट दिस बॉडी इज वेरी स्मॉल, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, तो ये ए से x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक डिस्प्लेस हो गई यूजिंग अ वेरिएबल फोर्स Fx। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है ये। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन कैसे काम करता है। मैंने आपको बोला था कि आपको वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये 3 चीजें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, तभी आपको क्लास 11th की फिजिक्स में आगे कुछ भी पढ़ने का फायदा है। लेकिन ये कहां से स्ट्रॉन्ग करें, तो आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल इन डेप्थ वीडियोस मिल जाएंगे इसी टॉपिक के, जहां पे मैंने बिल्कुल ये मान के उन चीजों को समझाया है कि जो स्टूडेंट देख रहा है अगर वो डिफरेंशिएशन पढ़ने आया तो उसको डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से वहां पे पढ़ाया गया, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। लेकिन आप सोचो कि यार मेरा डिफरेंशिएशन वीक है, इंटीग्रेशन वीक है, वेक्टर्स मेरा वीक है, तो मैं इनको बाद में देखूंगा, 12th स्टार्ट होने से पहले स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, मैं पहले क्लास 11th को कंप्लीट कर लूं, फिर आप रटते ही रह जाओगे। फिर आप, और रटने की एज क्या है? आपने आज रटा कल भूल गए, रटने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो आप, इतनी आसान चीजें आपको इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि आपके बेसिक्स जो है वो वीक हैं, तो आप उन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ये 3 चीजें अगर आपको आ गई तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे फिजिक्स में। तो अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप सारे काम छोड़ के पहले इन तीनों टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो और फिर उसके बाद अपना सिलेबस स्टार्ट करने बैठो, वरना हर दूसरे टॉपिक में आप अटकोगे। तो इंटीग्रेशन कैसे काम करता है कि अगर ये फोर्स वेरिएबल है और ये डिस्टेंस का फंक्शन है, तो हम ये मान लें कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस है यहां पे बीच में कहीं x दूरी पे एक बहुत छोटा सा ये डिस्टेंस है dx, बहुत छोटा सा ही डिस्टेंस है। ऑब्वियसली जो फोर्स डिस्टेंस के साथ बदल रही है वो बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए तो कांस्टेंट रहेगी ना। अरे भाई डिस्टेंस के साथ बदल रही है तो कुछ तो डिस्टेंस लेगी बदलने में। इतना छोटा डिस्टेंस मानो जिस डिस्टेंस के लिए ये फोर्स चेंज ही ना हो या नेग्लिजिबल चेंज हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस छोटे से डिस्टेंस dx के लिए तो ये फोर्स रहेगी कांस्टेंट। तो उसके लिए मैं इस फोर्स को मान लूं F, और इतने छोटे से पार्ट के लिए मैंने निकाल दिया वर्क जो कि है dw, पर मुझे तो पूरे के लिए चाहिए, तो पूरे के लिए आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करके वर्क आ जाएगा। x को कहां से कहां लिमिट आपने लगा देनी है, जहां से आपने पुश किया है a से b तक, तो वर्क आ जाएगा a से b f जो कि x का फंक्शन था इंटू dx। ठीक है, यही वाला f, यहां भी fx लिख सकते हो आप। ये फॉर एग्जांपल इस वाली फोर्स की मदद से, अच्छा ये अपना फॉर्मूला है, तो अगर फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन दी होती तो आप यहां पे आपके तो इसमें हमेशा dx ही आना है, dt तो आना नहीं है। और अगर यहां पे dx आना है तो ऑब्वियसली यहां पे x का फंक्शन होना चाहिए, उसी को आप इंटीग्रेट कर पाओगे। अगर फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन दे दिया तो यहां पे टाइम का फंक्शन साथ में लिखा है dx, वो भी हो जाएगा बट उसका लंबा है फिर काम, ठीक है ना, उसमें और स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। ये डायरेक्ट हो जाएगा, अब अपने इसको सिर्फ इंटीग्रेट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर यही फोर्स दी हो, अगर यही फोर्स दी हो वेरिएबल फोर्स, और हमें बोला हो कि बॉडी जो है वो 1 मीटर से 3 मीटर तक डिस्प्लेस करी गई,
1 मीटर से 3 मीटर तक डिस्प्लेस करी गई है। फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन होगा, इसको लिमिट लगा दो 1 से 3, ये वाली फोर्स लगा दो Fx, ये वाली फोर्स लगा दो, और साथ में लिख दो dx, और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो। 3x स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x का इंटीग्रल हो गया 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का हो गया x, और लिमिट लगा दी 1 से लेकर 3। ठीक, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, पहले लगा दी अपर लिमिट 3 का क्यूब हो गया 27, 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस, फिर लगा दी लोअर लिमिट 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 से 3 कटा, 36 जूल वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन होगा 36 जूल। तो वेरिएबल फोर्स के वर्क डन पे क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया हो, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, आप क्या और चीजें इंक्लूड करना चाहते हो, किन टॉपिक्स पे किस तरह के वीडियोस चाहते हो अपनी क्लास 11th की फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए, जहां पे आप अटक रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में आप साथ साथ बता सकते हो। तो दो तरीके हो गए भैया, एक तो वर्क डन हमको निकालना है अगर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, दूसरा वर्क डन कैसे निकालें अगर फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तीसरा तरीका एक वर्क डन का ग्राफिकल मेथड टू फाइंड वर्क। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड वर्क। ग्राफिकल मेथड में हमको क्या करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया होगा, उससे हमको वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, जनरल रूल है बच्चों, अगर एक क्वांटिटी है A और वो B और C का प्रोडक्ट है, जैसे डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है A जो B और C का प्रोडक्ट है, तो अगर आपको B और C में एक ग्राफ दिया हो तो उस ग्राफ का जो एरिया होता है उससे A आ जाता है। जैसे वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब क्योंकि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर ग्राफ दिया हो, यहां पे ग्राफ दिया है ऐसे, फिर ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है सपोज, और हमें बोला है कि वर्क निकालो, इनकी जरा वैल्यूज ले लें रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करके, ये ठीक, लेट अस से दैट दिस इज 0, 10, 25, 35 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 20। ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 0 to 35। एक ये फोर्स है जिससे हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और ये फोर्स की वैल्यूज प्लॉट करी हुई है, फाइंड द वर्क डन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब आपको ग्राफ दिया है तो आपको वर्क निकालने के लिए सिंपली उस ग्राफ का क्या निकाल देना है, एरिया अंडर द ग्राफ। कौन सा एरिया, कहां से कहां तक पूछा है, 0 से 35 तक पूरा पूछा है, तो पूरा जो एरिया है अंडर द ग्राफ, यानी कि ये पूरा एरिया ये निकाल देना। ठीक है ना, ये पूरा एरिया निकाल देना, ये पूरा एरिया आपको निकाल देना। अब ये एरिया निकालेंगे कैसे, ये एरिया निकालेंगे हम, अगर हमें पता होगा कि ये कौन सी फिगर्स बन रही हैं, जो कि हमें पता है। एक तो ये बन रहा है ट्रेपीजियम, एक ये बन रहा है रेक्टेंगल, और एक ये बन रहा है ट्रायंगल। तो इन तीनों का एरिया आपने ऐड कर देना है। सबसे पहले ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया होगा हाफ इंटू, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये इसकी पैरेलल साइड है, एक ये पैरेलल साइड है, एक ये है, तो 10 प्लस 20, sum of parallel sides into distance between the parallel sides which is 10, प्लस ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 15, प्लस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस हो गया 10,
इंटू हाइट हो गई 20, तीस इंटू 5 प्लस 300 प्लस 100, तो ये हो गया 150, 450, 550 जूल। ठीक है, तीसरा ये हो गया। तो वर्क डन आपका पहला कांस्टेंट फोर्स का पॉजिटिव नेगेटिव 0, उसके एग्जांपल्स, दूसरा वेरिएबल फोर्स का वर्क डन इंटीग्रेशन से, तीसरा ग्राफिकल मेथड टू फाइंड वर्क डन, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। आप पूरी तरह से परिचित है काइनेटिक एनर्जी से कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी जो चलती हुई जा रही है एक बॉडी जो चलती हुई जा रही है वो रुकी हुई बॉडी के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जेटिक है ना, जो चलती हुई जा रही है। तो चलती हुई बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और अगर एक बॉडी का मास है m और v वेलोसिटी से वो चलती हुई जा रही है, तो जो इसका फॉर्मूला है वो ये है। अच्छा, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। हाफ m वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये v डॉट v हो जाएगा। ठीक है ना, v डॉट v, सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहली चीज काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या, सबसे पहली चीज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से भी और एल्जेब्रिक मेथड से भी। ठीक है, सबसे पहले हम एक एल्जेब्रिक मेथड की बात करते हैं जहां पर कि वही चीज हम पढ़ेंगे जो 9th में हमने पढ़ी थी। जैसे कि एक बॉडी है जिसका मास है m, अब जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है बॉडी में वो आ कहां से रही है, बॉडी खुद चली नहीं, किसी फोर्स ने धक्का मार के उसको चलाया होगा। जैसे ये ब्लॉक है, ये रेस्ट पे है, और हमने इस पे लगा दी एक फोर्स F। अब इस फोर्स की वजह से ये चल पड़ा और ये यहां तक पहुंच गया जब, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, इसकी वेलोसिटी v हो चुकी थी। तो हमने ये जो फोर्स इस पे लगाई, इस फोर्स का जो वर्क है वही इस बॉडी में चला गया और वो इसकी क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। तो हमको सिंपली ये निकालना है कि इस फोर्स को, इस बॉडी को v वेलोसिटी प्रोवाइड करने में कितना काम करना पड़ा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, क्योंकि ये बॉडी थी रेस्ट पे। तो कितना वर्क करना पड़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। मान लो यहां तक इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो s हो गई, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। इतना वर्क करना पड़ा। भाई एक तरीके से यही काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, लेकिन हम बॉडी के पैरामीटर्स की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, यानी मास और वेलोसिटी की टर्म्स में। ठीक, सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाओ, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, तो आप देखोगे as की जो वैल्यू है वो है v²/2, और ये वैल्यू आपने यहां पे as की जगह अगर रख दी तो w आएगा हाफ mv², यानी कि इस m मास की बॉडी को आपने जब v वेलोसिटी प्रोवाइड कराई तो आपको इतना वर्क करना पड़ा, और यही वर्क बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इसका एक कैलकुलस मेथड है, मतलब अभी तो हमने ये मान लिया है कि ये जो फोर्स थी कांस्टेंट थी। अगर वेरिएबल फोर्स होती, अभी जैसे पिछले हमने वर्क अभी पढ़ा, अगर वेरिएबल फोर्स होती तो हम ये बोलते कि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ds के लिए उस फोर्स को कांस्टेंट मान लो F, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ा, इतना। ठीक है, F की जगह आप रखो ma, और स्टेप्स लर्न कर लो। a की जगह रखो dv/dt, ठीक। ये देखो ये क्या है, ये dx/dt, m dx/dt होता है v mv dv, यानी कि बॉडी की
वेलोसिटी में छोटा सा चेंज dv लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ा है, और बॉडी की वेलोसिटी चेंज कहां हुई है, 0 से v, तो टोटल वर्क हो जाएगा, ये dv लिखा है ना, यानी v वेरिएबल है, m बाहर आ गया, तो m v का इंटीग्रल हो गया v²/2, लिमिट हो गई 0 से v, और जब अपर लिमिट डालोगे और लोअर लिमिट 0 डालोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। यहां पे हमने पहले डाली अपर लिमिट, फिर डाली लोअर लिमिट, W हो गया ½ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वेरिएबल फोर्स का और कांस्टेंट फोर्स का, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट वेरिएबल फोर्स वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो 9th में भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई है चीज, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, सपोज एक बॉडी जा रही है, ये वाली बॉडी जो हमारी इनिशियली वो तो रेस्ट पे थी, आप सोचो कि अगर ये बॉडी चल रही हो, अगर ये बॉडी चल रही है, इसमें ऑलरेडी 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, और आपने इसको और धक्का दिया, 30 जूल इस पे और काम किया, तो फिर वो 30 जूल उसमें और जुड़ जाएगा, तो टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 50 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 50 जूल, इनिशियली थी 20, 50 में से 20 माइनस किया तो ये जो बचेगा ये वही वैल्यू है 30 जो आपने उस पर वर्क किया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस is equal to काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं बॉडी पे, उन सब का जो टोटल वर्क होगा वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बदलेगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब अगर आपने इसको डिराइव करना हो, देखो ध्यान से, डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन करते हैं अलजेब्रिक मेथड का, फिर हम डेरिवेशन करते हैं कैलकुलस मेथड का। अलजेब्रिक मेथड में सिंपली आपको क्या करना है, कैलकुलस मेथड में भी आप ये मान लो कि ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पे नहीं थी। अगर ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पे नहीं थी तो इसका u 0 नहीं होगा, इसका कुछ u होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u पहले से थी। तो जब आप इस पे, ये सारे स्टेप सेम है, जब आप इस पे ये थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो ये थर्ड इक्वेशन में आप u को 0 नहीं पुट करोगे, u को u पुट करोगे, तो आपको जो as की वैल्यू मिलेगी, यहां पे as की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी यहां पे आपको v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2। अब आप इस वैल्यू को अगर यहां पे as की जगह डालोगे तो वर्क आएगा m इंटू v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2। m बाय 2 बाहर चला जाएगा, हाफ m v² माइनस हाफ m u², यानी वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, या फिर यहां पर भी अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो हम यहां पे 0 नहीं पुट करेंगे, हम यहां पे क्या पुट करेंगे, हम यहां पे इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर लिमिट को पुट करेंगे u से v u। ठीक, तो यार जब आप इसको खोलोगे तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी बताता हूं आपको, बट पहले फंडा समझ लो। यहां पे मैंने लिखा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो ये जो ऑल द फोर्सेस हैं, ये जनरली कौन सी फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और के फाइनल माइनस के इनिशियल। लेकिन ये जानबूझ के मैंने ये चीज यहां पे मैं लेकर आया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। बच्चों, फोर्स क्या कर रही है, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। तो अगर उस फोर्स का वर्क इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है बॉडी की, और इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी को किस पाथ से लेकर गया,
लेकर जाया गया, जैसे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ए से बी तक एक फोर्स बॉडी को इस पाथ से लेकर आई या इस पाथ से लेकर आई या किसी और पाथ से लेकर आई, लेकिन तीनों केसेस में पाथ अलग हैं, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है। अगर ऐसे में तीनों केसेस में जो वर्क हुआ वो सेम हुआ, मान लो वो वर्क को मैं W मान लूं, तो तीनों केसेस में जो वर्क हुआ वो सेम हुआ, ऐसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। 9th से आप पढ़ते आ रहे हो कि बॉडी को अगर इस लेवल से इस लेवल तक लेकर गए, इन दोनों लेवल्स के बीच में डिफरेंस है h, तो वर्क होता है mgh। ये पढ़ रहे हो आप। अब अगर मैं इस लेवल से इस लेवल तक बॉडी को चाहे मैं ऐसे लेकर जाऊं, इन दोनों लेवल्स के बीच में डिस्टेंस है h, एक बॉडी को मैं यहां से यहां लेकर गया, ठीक है, तो थ्रू आउट जब मैं उस बॉडी को लेकर जा रहा हूं तो उस पर फोर्स कितनी लग रही है, नीचे mg, तो मुझे भी ऊपर कितनी लगानी पड़ेगी, mg, बराबर न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है ना। अगर आप बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हो तो आपने उस पर फोर्स बढ़ानी नहीं है, नेट फोर्स जीरो करनी है। अगर इस पे नीचे mg लग रहा था तो मुझे भी ऊपर mg ही लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए और मैं इस बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जा सकूं, ठीक। तो फोर्स मैं लगा रहा हूं mg, डिस्टेंस में चला रहा हूं h, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, mgh। अब ये वर्क सेम रहेगा अगर आप इस बॉडी को ऐसे लेकर जाओ और फिर ऐसे लाओ, या फिर ऐसे लेकर जाओ फिर ऐसे लाओ, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन क्या होगा, सेम। ऐसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहली कंजर्वेटिव फोर्स का आप एग्जांपल याद कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा अभी हम आगे स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे एक, तो स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है एक ऐसी फोर्स जिसके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता हूं, कि अगर मैं ए से बी तक बॉडी को लेकर गया हूं, एक फोर्स लग रही है, इस पाथ से लेकर गया हूं, इस पाथ से लेकर गया हूं, इस पाथ से लेकर गया हूं, तो तीनों बार वर्क जो है वो डिफरेंट आए, और फिर किसी और पाथ से लेकर जाऊं तो वर्क जो है वो डिफरेंट आए, ठीक। तो उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब देखो, अगर आप ग्राउंड पे एक बॉडी रखी है, आप उस बॉडी को खिसका के लेकर जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, पहले आप इस पाथ से लेकर जा रहे हो, फिर आप इस पाथ से लेकर जा रहे हो, फिर आप इस पाथ से लेकर जा रहे हो, तो ऑब्वियसली हर बार जो वर्क होगा वो तो डिफरेंट ही होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको पता लग गई। एक्सटर्नल फोर्स वो है जो हम बाहर से लगा रहे हैं बॉडी को धक्का मारने के लिए। तो ये तीन तरह की फोर्सेस याद कर लो, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। इन तीनों का टोटल वर्क जो मिला के आएगा वो बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। सो दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। मीनिंग पता होना चाहिए, डेरिवेशन तो आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आनी चाहिए। नोट्स तो देखो मैं आपको दे ही रहा हूं सारे, तो उसमें थ्योरेटिकली सब कुछ मेंशन्ड है, और आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे जरा न्यूमेरिकल उठाते हैं। देखो ये सबसे पहले इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ में ये क्वेश्चन था वेरिएबल फोर्स वाला, करा दिया। ये वर्क डन ग्राफिकली फाइंड करने का था, करा दिया। फिर एक और क्वेश्चन है वेरिएबल फोर्स वाला। अब यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिख रहा है जो कि होगा हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से, इसको उठा लेते हैं। देखो, a bullet of 10 gram is fired with a velocity of 800 meter per second. After passing through a mud wall 1 meter thick, its velocity decreases to 100 meter per second. Find the average resistance offered by the mud wall. यहां पे हमारे पास एक है, ये मड वॉल है, ठीक है, ज्यादा मोटी हो गई। ये मड वॉल है, इस मड वॉल पे हमने एक बुलेट को फायर किया 800 मीटर पर सेकंड से। 10 ग्राम की बुलेट है,
आफ्टर पासिंग थ्रू द मड वॉल 1 मीटर थिक, 1 मीटर थिक मड वॉल है, इससे पास करने के बाद इसकी वेलोसिटी, जब ये बुलेट दूसरी तरफ से निकली तो इसकी वेलोसिटी रह गई 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल। तो मड वॉल ने क्या किया होगा, इसको रोका होगा अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा के, वही हमको निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इस फ्रिक्शनल फोर्स ने इस पे वर्क किया है, फोर्स लगाई है F, तो वर्क कितना किया होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी लगी है वो लगी है 1 मीटर के लिए, ठीक है, तो यहां पे रख दिया 1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल था 180 डिग्री, तो यहां पे हमने Fs cos 180 लगाया, cos 180 का -1 आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, ये v फाइनल और वो v इनिशियल, माइनस F इक्वल टू हाफ m कॉमन आ गया, m की वैल्यू डाल दो 10 ग्राम, kg में कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 6,40,000, 6,40,000 में से मैंने माइनस किया 10,000, तो मेरा ये बचेगा 6,30,000, 2 जीरो कट गई और 6,300 बचा, 6,300 का आधा कर दो 31,500, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3150 न्यूटन की रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी मड वॉल बुलेट के ऊपर, ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है विच इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, एक तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें न्यूमेरिकल तो बहुत पूछा जाता है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, p है मोमेंटम, p²/2m दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक। मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस इनटू मास। कैसे, अगर आप यहाँ पे p की जगह m इंटू वी रखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे p की जगह m इंटू वी रखने से ke आ गया m² v² डिवाइडेड बाय 2m, m से m कट गया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आ गई, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन होता है ke इक्वल टू p²/2m। इस पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है, इस पे बेस्ड कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें दिया होता है कि मोमेंटम में इतना % चेंज आया है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना % चेंज आया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आप काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इधर रखे बाकी सब उधर भेज सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में मोमेंटम भी निकाल सकते हो √2m इंटू के, ये, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सपोज यहां पे क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 10%. Momentum of body increases by 10%. Find percentage increase in kinetic energy. Find percentage increase in काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी का मोमेंटम 10% बढ़ा है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना % इंक्रीज आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जरूरी नहीं है 10% ही हो, इस फॉर्मूले पे इस तरह का जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जरा ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप लिख लो रिलेशन अपना क्या था, ke इक्वल टू p²/2m। अब मोमेंटम आपका चेंज हो गया,
मोमेंटम हो गया पी न्यू। पी न्यू क्या है, ओरिजिनल मोमेंटम जो था P प्लस उसका 10% और ऐड कर दो तो P इंटू 10/100, ये आपका न्यू मोमेंटम हो गया, क्योंकि मोमेंटम जो है वो 10% बढ़ गया। ठीक, तो ये 0 से 0 कटा, 10P प्लस P 11/10P, दिस इज द न्यू मोमेंटम। ऑब्वियसली मास तो नहीं चेंज हुआ होगा बॉडी का, तो Ke न्यू जो है वो है न्यू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, है ना, न्यू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, तो 11/10P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास 121/100 P स्क्वायर बाय 2m, यही आया। अच्छा, और P स्क्वायर बाय 2m यहां पे आपके पास हर बार आएगा इस तरह के क्वेश्चन में, और P स्क्वायर बाय 2m क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो P स्क्वायर बाय 2m की जगह हमने लिख दिया ओरिजिनल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो। अब परसेंटेज चेंज में बड़ी गड़बड़ करते हैं बच्चे, परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन देखते ही हाथ पांव फूलने लगते हैं। परसेंटेज चेंज का बड़ा सिंपल सा फंडा भाई, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यू वैल्यू माइनस उस फिजिकल क्वांटिटी की ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, यानी कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनली कितनी थी इनटू 100। सो ये जो हमारा इक्वेशन है ये है Ke न्यू, फाइनली इसको सॉल्व करके ये इसको ये इसको ये, तो यहां पहुंच गए ना हम, तो Ke न्यू डिवाइडेड बाय Ke, ये Ke इधर ले आऊं जो कि आपका बनेगा कितना 121/100। ठीक है, तो अब परसेंटेज चेंज के लिए मेरे को ये चाहिए, यानी Ke न्यू माइनस Ke बाय Ke, ये कब आएगा जब आप दोनों तरफ से एक 1 माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा Ke न्यू माइनस Ke अपॉन Ke इंटू 100 इक्वल टू, इंटू 100 भी हमने दोनों तरफ कर दिया ना ये चीज लाने के लिए, 121 माइनस 100 अपॉन 100, एलसीएम लिया ना इंटू 100, 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, सो ये 100 से 100 कट गया, तो अपना ये क्या बचा यहां पे 121 माइनस 100 दैट इज 21%, 21% का इंक्रीज आएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, समझ गए फंडा। अच्छा, तो अभी तक का क्या क्या अपना हो चुका है, वर्क के बारे में हम सीख चुके हैं, वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वर्क के 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो उसके लिए वर्क, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क, इंटीग्रेशन से, ग्राफिकल मेथड, फिर हम काइनेटिक एनर्जी पे आए, कैलकुलस मेथड से उसका डेरिवेशन, अलजेब्रिक मेथड से उसका डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल बड़े बेसिक से हैं वो तो। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ, अलजेब्रिक मेथड सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलस मेथड, वर्क एनर्जी थ्योरम पे फिर हमने न्यूमेरिकल किया। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, और फिर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और इस पे बेस्ड इस तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, जहां पर भी कंजर्वेटिव फोर्स आएगी, कोई भी सिस्टम है जिसमें कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब एक ऐसी फोर्स एक्ट कर रही है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी सिस्टम है जिसमें एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करती है, उस सिस्टम से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, एक एनर्जी है जिसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, जो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगी उसके नेगेटिव के बराबर होगा कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब ये बहुत अजीब सी चीज लगेगी कि मतलब
है क्या? ये तो अजीब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले हम बहुत ही कॉमन सी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फॉर्मूले को मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूं। बच्चों देखो, जैसे एक बॉडी यहां पर है ऊपर, अगर ये बॉडी को आप नीचे लाना चाहते हो तो आपको कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इसे छोड़ देना है और बॉडी नीचे आ जाएगी। इसमें आपने काम नहीं किया, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया। आपको कब काम करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा जब आपने इसको ऊपर ले जाना है। तो होता क्या है कि जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट लेकर जाते हो बॉडी को, तो आपको वर्क करना पड़ता है, और जब आप वर्क करते हो तो वो वर्क बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो जिस फॉर्म में वो स्टोर होता है वो उसका पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो आप जो काम करोगे वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फाइनल पॉइंट पे बॉडी की एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल पे कम होगी। तो जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट लेकर जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो फाइनल माइनस इनिशियल इस केस में आएगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन क्योंकि आप जो डिस्प्लेस कर रहे हो वो तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हो, तो जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो वर्क तो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, लेकिन उस नेगेटिव वर्क की वजह से बॉडी की एनर्जी तो बढ़ रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा। ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है। इस लेवल से यहां तक मैं बॉडी को लेकर गया, तो हमें पता है कि हमें कितना वर्क करना पड़ता है, mgh वर्क करना पड़ता है। लेकिन ये जो mgh वर्क आपने किया है, यहां पर बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल होगी वो ज्यादा होगी, और यहां पर बॉडी की जो एनर्जी u इनिशियल होगी वो कम होगी। अब अगर मैं ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इस सिस्टम में वो नहीं है ना जो मैं लगा रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स इस सिस्टम में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स है इस सिस्टम में, उसके हिसाब से सोचें तो हम उसके तो अगेंस्ट जा रहे हैं ना। तो आप बॉडी को ऐसे लेके जा रहे हो h डिस्टेंस, और ये लग रहा है ऐसे, तो वर्क डन जो होगा आपका, वर्क डन होगा mg इंटू h इंटू cos 180, cos 180 होता -1, तो माइनस mgh होगा, है ना। और वो माइनस mgh किसके बराबर होगा? ये वर्क गया कहां? ये वर्क बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये माइनस mgh होगा। यहां पर बॉडी की जो एनर्जी है, अगर मैं इस सिस्टम पे, अगर मैं इस पॉइंट पे सॉरी बॉडी की एनर्जी 0 मान लूं, तो यहां पे बॉडी की एनर्जी कितनी होगी? mgh, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं करूंगा mgh माइनस 0, ये आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन विच इज अगेन mgh। समझ में आई बात? तो यहां से आपका जो फॉर्मूला है वो फिट बैठ रहा है। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक और सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की मदद से, जो कि है स्प्रिंग वाला सिस्टम, जिसमें कि एक और कंजर्वेटिव फोर्स लगती है जिसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। लेकिन अभी मैं उसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपको तो अभी जो फोर्स पता है, जिससे आप ज्यादा फेमिलियर हो, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब भी किसी सिस्टम में, अब ऐसा नहीं कि 50 सिस्टम आ जाएंगे, आप सिर्फ 2 ही याद रखो। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, दूसरी स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इन दोनों केसेस में जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी, और वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यही ये इक्वेशन कह रही है, uf माइनस ui नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नॉट वो फोर्स जो मैं लगा रहा हूं, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, समझ गए? तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करें? अगर मैं ui को 0 डाल दूं, मतलब इनिशियली बॉडी एक ऐसी जगह पे थी जहां सिस्टम था ही नहीं। मान लो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो मान लो इनिशियली जो बॉडी थी वो बिल्कुल अर्थ के बहुत ज्यादा दूर थी, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बिल्कुल बाहर थी, जहां पे अर्थ का कोई इंफ्लुएंस नहीं था।
तो ui 0, फिर मैं उसको अर्थ के अंदर किसी पॉइंट पे लेके आया तो uf उसका कुछ होगा, तो उस uf को ही उस पॉइंट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी माना जा सकता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की ना ही बोले हम तो बेटर है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होती है। वी ऑलवेज नीड टू थिंग्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि अगर आप बॉडी को लेकर आ रहे हो और अर्थ ही ना होती तो फिर उस सिस्टम की, अगर आप बॉडी को लेकर आ रहे हो और अर्थ नहीं है तो आपको कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। काम आपको तभी तो करना पड़ा क्योंकि अर्थ थी, तो अर्थ का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होती है, बॉडी की नहीं होती है। और जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के, अब फिर से मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट लेकर जाते हो बॉडी को तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो जो बॉडी की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क का नेगेटिव होती है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। ठीक, तो ui को 0 रखने से uf जो आपका मिलेगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इसको आप du लिख सकते हो बहुत छोटे से चेंज के लिए, और इसको आप dw लिख सकते हो, dw को आप f इंटू dx लिख सकते हो। सो वी कैन ऑल्सो से दैट f इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ठीक, तो हम मोटा मोटा हम कह देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, बट वो इसलिए क्योंकि हम क्लास 11th में हैं। अब एक और कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप पढ़ोगे 12th में, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट फिर से आ जाएगा। तो बच्चे याद करते रहते हैं कि यार अच्छा ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, एक ही ये फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। अरे भाई वो सारे फॉर्मूले इस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकले हैं, दूसरे किसी कॉन्सेप्ट से नहीं निकले हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एक तो चलो हम भी बच्चों की तरह बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो आपका फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ जाए चीजें, वहां पे जिस तरह के क्वेश्चंस आने, जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स आने, उस हिसाब से हम चलें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये दो आपको पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि दो ही आपको जो कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ाई गई हैं यहाँ पे, उन दोनों से रिलेटेड एक एक पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ लो। ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यह तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब बात करते हैं कोर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो मैं आपको डेरिवेशन कराने जा रहा हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले आप समझ लो कि स्प्रिंग फोर्स क्या होती है और वो कैसे काम करती है, उसके रूल समझ लो जरा बच्चों। अगर आप एक स्प्रिंग को देखो, ये दीवार है, इस पे हमने एक स्प्रिंग बांध दिया, उससे हमने मान लो एक ब्लॉक अटैच कर दिया। ठीक है, ब्लॉक छोड़ो, चलो ब्लॉक की अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। मान लो ये स्प्रिंग था ऐसे और अपनी नेचुरल लेंथ में था, मतलब अभी ना ही तो ये खिंचा हुआ है ना ही ये कंप्रेस किया हुआ है, ये अपनी नेचुरल लेंथ में है यहां तक। फिर मैंने इसको खींच दिया। अब जब मैं इसको खींच दिया, पिंक कलर का हो गया ये, खींच के पिंक कलर से बना रहा हूं खींचा हुआ स्प्रिंग। ठीक है, जब मैंने इसको खींच दिया तो ये यहां पहुंच गया। ओ ऐसे। ठीक है, तो इसकी लेंथ यहां तक आ गई सपोज। अब हम क्या करें, यहां तक आ गई तो ना भाई तो हम क्या करें कि हम ये मान लें कि इसकी जो हमने, पहले तो आप लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि अगर मैंने इसको F फोर्स लगा के खींचा, मान लो अगर मैंने इसको F फोर्स लगा के खींचा, तो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या है कि अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे और छोड़ोगे तो स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा, कंप्रेस करके छोड़ोगे तो वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा। यानी कि आप अगर चाहे स्प्रिंग को खींचो, चाहे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो, स्प्रिंग बोलता है भैया तुम जिस तरफ मुझे लेके जाओगे मैं तो उसके उल्टी तरफ ही जाऊंगा छोड़ते ही। बिल्कुल इस बॉडी की तरह, इस बॉडी को आप ऊपर लेके जाते हो, वो बोलती नहीं मैं तो नीचे ही जाऊंगी।
ठीक है, स्प्रिंग को आप इधर लेके जाते हो, बोलता नहीं मैं तो इधर ही जाऊंगा, आप इधर लेके जाते हो, बोलता नहीं मैं तो इधर ही लेके जाऊंगा। यानी स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स लग रही होगी, वही उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेकर आ रही है। उस फोर्स को अपन बोल देते हैं यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो स्प्रिंग को अपनी पोजीशन को रीस्टोर करने में मदद कर रही, रीस्टोरिंग फोर्स। और वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन। ये एक्स क्या है कि आपने इसको कितना खींचा, आपने इसको कितना खींचा या आपने इसको कितना कंप्रेस किया, वो एक्स है। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स लग रही है ना उल्टी डायरेक्शन में, जैसे आपने इसको इधर खींचा तो इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही होगी, ये जो स्प्रिंग फोर्स इसके अंदर लग रही है ये एक्सटेंशन या कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देसी लैंग्वेज में बोलूं तो जितना ज्यादा खींचोगे छोड़ने पे उतना तेजी से वापस जाएगा, क्योंकि उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, या जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे छोड़ने पे उतना तेज वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वेक्टर टर्म्स में बात करें तो यहां पर एक चीज देखने वाली है कि जैसे अगर स्प्रिंग यहां पर है तो ये स्प्रिंग फोर्स लग रही है उस पर, ठीक है, और ये था उसका ओरिजिनल लेंथ, तो इस जगह पे अभी इस जगह पे ये जो x है अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये है ना x की डायरेक्शन, यानी इधर, इसको टेल मान लिया, इसको हेड मान लिया, इधर x की डायरेक्शन और ये ऐसे लग रहा है। तो स्प्रिंग चाहे वापस आ रही हो चाहे आप ऐसे लेके जा रहे हो, इस तरफ अगर होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर और x इधर, ये अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया, आपने स्प्रिंग को अगर कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग जो है वो इधर पहुंच गई। अब अगर आप देखो तो x इधर, लेकिन अब ये रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रही होगी, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही होगी, क्योंकि ये वापस आनी चाहती है स्प्रिंग। तो आप देखोगे हमेशा x और fs के बीच का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो हम यहां पे एक माइनस का साइन लगाएं इस चीज को शो करने के लिए, समझ गए। और आप जानते हो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगाना हो तो साथ में एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहां पे हमने एक कांस्टेंट लगाया k, दिस k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, अभी मैं माइनस साइन हटा दूं तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो फॉर्मूला है वो fs बाय x है। मतलब कि अगर कम फोर्स लगा के ज्यादा खींचेगा स्प्रिंग, यानी कि न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा, तो k कम आएगा। और अगर बहुत ज्यादा फोर्स होगी और स्प्रिंग कम खींचेगा तो k ज्यादा आएगा। यानी बहुत ज्यादा फोर्स से जो स्प्रिंग कम खींच रही है वो कैसी स्प्रिंग होगी, हार्ड स्टिफ, है ना, ऐसी स्प्रिंग का k ज्यादा होता है। और जो लचीली फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है उसका k कम होता है, क्योंकि वो कम फोर्स लगा के ज्यादा खींच जाएगी। तो ये जो मेजरमेंट है हार्डनेस का, स्टिफनेस का या फ्लेक्सिबिलिटी का, वो k है स्प्रिंग का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी यूनिट पूछ लेते हैं एमसीक्यू वगैरह में, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अच्छा, अब हम निकालें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। बट यहां पे ग्राफ पूछते हैं, पहले मैं उस ग्राफ की बात कर लूं। आपसे ग्राफ पूछेगा स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अब आप देख रहे हो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का साइन तो अपोजिट है, यानी कि x पॉजिटिव है तो fs नेगेटिव होगा, x नेगेटिव है तो fs पॉजिटिव होगा। कौन से क्वाड्रेंट है जिसमें x और y का साइन डिफरेंट होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जो बनेगा वो कहां पे बनेगा, वो बनेगा फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए, ग्राफ याद रखना है, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। सोचो लॉजिक क्या है, जब आपने एक फोर्स लगा के आपने खींचा इसको, स्प्रिंग को, तो आपको वर्क करना पड़ा, या कंप्रेस किया तो भी आपको वर्क करना पड़ा, और जो वर्क आपने किया वो वर्क स्प्रिंग में स्टोर हो गया इन सम काइंड ऑफ एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप छोड़ोगे, जो वर्क आपने स्प्रिंग में स्टोर किया था एनर्जी की फॉर्म में, जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ोगे
उसी एनर्जी को यूज करके ही तो इसने वापस आना है, वरना इसको एनर्जी कहां से मिल रही। समझ में आई बात। तो वो इसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसके लिए हमको फॉर्मूला निकालना है। तो सोचो आपने इसको कंप्रेस किया, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो इधर और स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है इधर, दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी तो आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चला पाओगे। तो इसका मतलब है आप इस पे इतनी फोर्स लगा रहे हो Fs, जो कि है माइनस के एक्स, लेकिन ये तो वेरिएबल फोर्स हो गई। वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकलता है, अभी हमने लेक्चर में पढ़ा स्टार्टिंग में, वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकलता है। वेरिएबल फोर्स का वर्क निकलता है इंटीग्रेशन से। तो आपने सिंपली इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है 0 से x, डिस्प्लेस हमने कितना किया, 0 से x किया है ना, फोर्स इंटू dx इंटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो कि है 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, तो W हो गया 0 से x, cos 180 -1 माइनस माइनस हो गया प्लस kx dx, और W इक्वल टू k बाहर आ गया, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से x, W हो गया हाफ, अपर लिमिट x पुट करी, लोअर लिमिट तो 0 है, तो इतना वर्क आपको करना पड़ा इसको x खींचने के लिए या कंप्रेस करने के लिए, और ये वर्क स्टोर हो जाएगा इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, दूसरा आपको यह भी बताया था कि जो वर्क डन है वो है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अब मान लेते हैं हमने इसको इतना खींचा x, तो यहां तक इसका जो एरिया है वो कितना होगा, यहां तक इसका जो एरिया है वो ये है, और ये होगा, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ इंटू बेस, बेस है x, हाइट कितनी है, ये लेंथ कितनी होगी, x पे ये फोर्स कितनी होगी, x पे ये फोर्स होगी नेगेटिव, और नेगेटिव तो ये पहले से थी तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव, यहां पे ये फोर्स होगी kx, तो फोर्स होगी kx, हाफ बेस इंटू हाइट करा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आपको इसका फॉर्मूला मिल गया, ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक, सो ये हो गई आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये डेरिवेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो अब 3 एनर्जीज हमने पढ़ ली, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा समझ लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सिंपल सी बात है, अगर सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो, मतलब फ्रिक्शन ना हो, तो ऑब्वियसली सिस्टम की टोटल एनर्जी एक जगह पे और दूसरी जगह पे बराबर रहेगी। अगर एक बॉडी है चलती हुई जा रही है, ऊपर से आपने एक बॉडी को गिराया, तो वो जैसे जैसे नीचे आएगी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक बढ़ेगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो टोटल यहां पे जो होगा टोटल यहां पे होगा वो सेम होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है ना कि फ्रिक्शन ना हो, अदरवाइज यहां 10 जूल है, यहां पहुंचते पहुंचते 8 जूल ही रह जाएगी टोटल एनर्जी, क्योंकि 2 जूल फ्रिक्शन खा जाएगा। तो अगर हम ये बोलें, देखो टोटल वर्क डन क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करूं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही था। ठीक, तो वर्क डन बाय, अभी हमने पढ़ा पीछे हमने पढ़ा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको उधर ले जाते हैं पहले, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस, इसको मैं इधर लेकर गया ना इसको, तो मैंने इसको माइनस लिखना है पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, प्लस यहां लगा देता हूं माइनस यहां लगा देता हूं। ठीक है, और अभी हमने पीछे पढ़ा कि वर्क डन बाय, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें, KE फाइनल प्लस U फाइनल माइनस KE, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके KE इनिशियल प्लस U इनिशियल। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है वो सिस्टम की फाइनल, ये है क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ये है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो जो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। अरे भाई अगर बाहर से लगातार फोर्स लग रही होगी तब तुम थोड़ी बोलोगे कि सिस्टम की एनर्जी सेम है, तब तो उस फोर्स की वजह से सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए जरूरी क्या है कि एक तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए और कोई अंदर सिस्टम के नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होनी चाहिए जो उसकी एनर्जी को खाती रहे। अगर ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों नहीं है, लेटस से ये दोनों ही नहीं है, तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं और ये नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि KE इनिशियल प्लस KE फाइनल, U इनिशियल इक्वल टू KE फाइनल प्लस U फाइनल, यानी के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहां पर आपके पास एक ये वॉल रही, ये है ग्राउंड और यहां पर एक ब्लॉक है m मास का जो इस स्प्रिंग की तरफ चलता हुआ आ रहा है v वेलोसिटी से। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब कह रहा है कि बताओ जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को हिट करेगा तो ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक ऐसे आएगा चलता हुआ, ये स्प्रिंग को धक्का मारना शुरू करेगा, कंप्रेस करना शुरू करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। कहां तक स्प्रिंग कंप्रेस होगी, जब इस ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो हम एक इसमें ये बोला है कि फ्रिक्शन कहीं नहीं है और बाहर से कोई धक्का नहीं पड़ रहा है इसको, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स भी क्या है, 0। तो हम दो केसेस ले लें, ये जो आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है ये हम ले लें इनिशियल और फाइनल हम ले लें ये। जब ये स्प्रिंग पूरी तरह से दब चुकी है। ठीक, टोटल एनर्जी उस सिचुएशन में और टोटल एनर्जी इस सिचुएशन में हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें। इस सिचुएशन में टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। इक्वल टू, इस सिचुएशन पे आ जाओ, यहां पे स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि ब्लॉक इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है। इसके बाद होगा क्या, ये स्प्रिंग वापस खुलेगी और ये ब्लॉक वापस जाएगा। बट ठीक इस सिचुएशन में जब स्प्रिंग पूरी दब चुकी है, ये किस पे होगा, रेस्ट पे, और स्प्रिंग मान लो अपनी नेचुरल लेंथ से x दब गई, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये। ठीक है, हाफ से हाफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, x क्या आएगा, x आएगा m/k इंटू v, और ये स्क्वायर था तो इधर रूट हो जाएगा, तो स्प्रिंग जो है वो इतना दब जाएगी। सिंपल है। अब इसके अंदर हम फ्रिक्शन डाल दें, मान लो ये ब्लॉक आ रहा है और मास है इसका m, और वैल्यूज ले लेते हैं चलो इस बार हम। ब्लॉक आ रहा है 5 kg का और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है,
ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। और अब ये जो रफ है, ये जो ग्राउंड है ये रफ है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। अब बताओ ये स्प्रिंग मैक्सिमम कितनी कंप्रेस होगी, ठीक, जब ये पूरा इसको दबा देगा। और फ्रिक्शन यहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां से स्प्रिंग स्टार्ट हो रही है, यहां तक का ये पूरा पोर्शन क्या था, स्मूथ था। तो देखें जरा, इनिशियल ये है, इनिशियली जो एनर्जी है वो है हाफ m। तुम पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो इसको, लो देख लो क्वेश्चन, पॉज करके इसको सॉल्व कर लो और उसके बाद मुझे करता हुआ देखो और अपना आंसर मैच करो। तो एक तो ये हो गया हमारा इनिशियल है ना ये, तो फाइनल के फाइनल प्लस के इनिशियल टोटल एनर्जी फाइनल, सॉरी, यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे, एक्सटर्नल तो नहीं है, धक्का वक्का तो पड़ नहीं रहा है इसको, ठीक। तो सबसे पहले आप फाइनल वाली सिचुएशन पे चलो। फाइनल वाली सिचुएशन की एनर्जी हम रखेंगे पहले। फाइनल जो सिचुएशन है वो ये है, ठीक है। फाइनल सिचुएशन ये है कि ये स्प्रिंग जो है आपकी पूरी तरह से दब चुकी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की क्या होगी, 0, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो गई टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m v स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी 0 इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ये ब्लॉक ऐसे चलता हुआ जा रहा है, अब ब्लॉक चलता हुआ जा रहा है तो ब्लॉक का नीचे वेट लगेगा, ब्लॉक का नीचे वेट लगेगा 5g और ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ब्लॉक ऐसे चलता हुआ जा रहा है, इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ब्लॉक चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगी F इंटू म्यू इंटू एन, सॉरी एन होता है mg, 0.1 इंटू m इंटू जी, यानी कि 5 न्यूटन, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, भाई जहां से स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है वहीं से ये रफ स्टार्ट हो रहा है ना, तो जितना जो डिस्प्लेस हुआ है, जितना स्प्रिंग दबी है उतना ही डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेस हुआ है s cos 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बस x बचा आपकी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी, यहाँ x स्क्वायर है वहां x है, उसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। ये हो गया मेरा 50x स्क्वायर माइनस 1 2 से 2 कटा माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5x, 5 कॉमन आ गया, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि ये कितना दबेगा स्प्रिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिक आप ये चीज याद रखो, चाहे स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस हो, पेंडुलम वाले क्वेश्चंस हो। पेंडुलम वाले क्वेश्चंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको बताता हूं हाइट और थीटा के बीच में। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, पेंडुलम स्विंग करते करते यहां पहुंच गया, मान लो ये इसकी मीन पोजीशन थी, यहां से चला। तो अब जनरली क्या होता है इन क्वेश्चंस में, पेंडुलम के बारे में आपको पता है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल 0, हर जगह टोटल एनर्जी के प्लस पी का सम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो ये है एक रिलेशन। जनरली क्या होता है इन क्वेश्चंस में, ये रेफरेंस लेवल है ना,
तो अपने को क्या चाहिए होता है, रेफरेंस लेवल से हाइट चाहिए होती है, लेकिन हाइट ना देके ये एंगल दिया होता है। अब मान लो ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ है एल, तो यहां से ये पेंडुलम चला था यहां से, तो ये लेंथ भी क्या होगी, एल। तो थीटा और एच के बीच में एक रिलेशन निकाल लो जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर हम इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दें, ओ ए बी सी, सो जो एच होगा ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी क्या है, ओसी पूरा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम माइनस, अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखो तो ओ ए जो है वो बेस है, बेस होता है हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। तो एच जो है वो एल से ऐसे रिलेटेड है, ठीक है, एच इक्वल टू एल कॉमन आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। मान लो इस वक्त पेंडुलम जो है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और पेंडुलम की लेंथ जो है वो 2 मीटर है, तो कितनी हाइट पे होगा ये 2 इंटू 1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2 इज 1/2, यानी 1 मीटर की हाइट पे होगा। फिर उस 1 मीटर की हाइट पे आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh निकाल सकते हो, किसी रिलेशन से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, जो भी सिचुएशन में डेटा दिया है। तो टोटल एनर्जी P प्लस के हर जगह क्या रहेगी, सेम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो फ्रिक्शन है हमने सपोज इसको इग्नोर कर दिया। ठीक, अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे वर्क एनर्जी पावर के, जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोलिजन। कोलिजन का मतलब आप समझते हो, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं। कोलिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके पूरे सिलेबस में देखा जाए तो टॉप 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें कोलिजन आता है। कौन कौन से टॉपिक्स है वो आप ये लगा लो, प्रोजेक्टाइल मोशन, कोलिजन, बैंकिंग ऑफ रोड्स, कार्नोट इंजन अगर आपके स्कूल में करवाया है तो, नहीं करवाया तो नहीं, बर्नौलीज थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी, ये एसेंट फॉर्मूला, ये कुछ 5-6 टॉपिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फाइनल एग्जाम का पेपर बन रहा है ना, तो इन टॉपिक्स में से किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो टॉप 3 में ही रख लो आप तो कोलिजन को, प्रोजेक्टाइल मोशन, बर्नौलीज थ्योरम, कोलिजन, टॉप 3 में रख लो। कोलिजन का टॉपिक जरूर पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। अब कोलिजन क्या है, टकराना। तो अब टकराने की क्या साइंस है बच्चों, जब दो बॉडीज टकराती हैं, दो बॉडीज आपस में टकराई और फिर वो सेपरेट हो गई, और अगर सेपरेट होके उन्होंने अपनी शेप कंप्लीटली रीगेन कर ली, पूरी तरह से वो अपनी शेप में वापस आ गई, तो ऐसी कोलिजन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जो कि जनरली नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो रह ही जाती है, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही रहे। लेकिन अगर बॉडीज, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर बॉडीज जो है वो अपनी शेप को कंप्लीटली रीगेन कर लें तो ऐसी कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर बॉडीज टकराने के बाद आपस में चिपक जाएं, बिल्कुल भी सेपरेट ना हो और फिर रुके ना, जहां भी जाएं एक साथ जाएं, ऐसे टकराई और फिर एक साथ चल दी, ठीक है, उसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और फिर कोई भी जनरल कोलिजन जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में होती है कि बॉडीज टकराई, अलग भी हुई और थोड़ी बहुत उनकी शेप भी डिफॉर्म हुई, उसे बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन समझ में आ गया आपको, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सो अब अगर बॉडीज टकराने के बाद सेपरेट हों और अपनी शेप कंप्लीटली रीगेन कर लें तो इलास्टिक कोलिजन, टकराने के बाद चिपक जाएं, बिल्कुल अलग ना हो, जहां जाएं एक साथ जाएं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और कोई भी इन दोनों के अलावा कोई भी कोलिजन जिसमें बॉडीज टकरा के अलग हो रही हैं और उनकी शेप भी थोड़ी बहुत डिफॉर्म हो रही है, उसे बोला जाता है
इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इलास्टिक कोलिजन और उसी से रिलेटेड डेरिवेशन। तो क्या डेरिवेशन है बच्चों, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लेना, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यही डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दो बॉडीज हैं जिनमें इलास्टिक कोलिजन हुआ है, उन बॉडीज के हमें कोलिजन से पहले वेलोसिटीज पता है, मासेस पता है, कोलिजन के बाद हमें उनकी वेलोसिटीज निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो, अगर बॉडीज टकरा रही हैं और टकरा के सेपरेट हो रही हैं और अपनी शेप को वापस रीगेन कर ली हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। जनरली क्या होता है कि जैसे दो कार्स आई, वो दो कार्स आपस में टकराई तो काफी डिस्ट्रक्शन होता है, कार में डेंट पड़ते हैं, शीशे टूटते हैं, चलाने वाले की खोपड़ी टूटती, सॉरी ट्रेजिक बात में हंसी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए एनर्जी आई कहां से, डेंट के लिए, शीशा टूटने के लिए, इन सब के लिए एनर्जी आई कहां से, जो टकराने से पहले कार्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो यूज हुई। लेकिन अगर शेप डिफॉर्म ही ना हो तो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी कहीं यूज होगी ही नहीं। तो इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी क्या है कि के रिमेन्स कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। और दूसरी बात है, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, उसका टाइप ऑफ कोलिजन से कोई लेना देना नहीं है भाई। मोमेंटम तो इसलिए कंजर्व्ड रहता है ना कि कोलाइडिंग बॉडीज को हमने सिस्टम का पार्ट मान लिया और बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली टोटल मोमेंटम अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ही, वो तो तीनों में ही जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स तो तीनों में जीरो है। तो इन तीनों की ही प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी है कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो चलो पहले इलास्टिक कोलिजन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं। यहां पर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी आगे है, एक बॉडी पीछे है। आगे वाली बॉडी जा रही है u1 वेलोसिटी से, मास है इसका m1। पीछे वाली बॉडी जा रही u2 वेलोसिटी से, मास है इसका m2। अगर हम मान लें कि पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी से ज्यादा है तो कभी ना कभी पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी को टक्कर मारेगी, तो ये हुई कोलिजन। तो हमने निकालना है कि टक्कर के बाद इनकी जो स्पीड है वो क्या है, इसकी क्या है v1 और इसकी क्या है v2। तो सबसे पहले तो मोमेंटम स्टेप्स याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा ना, इनिशियल मोमेंटम m1 u1, फाइनल मोमेंटम m2 u2, इनिशियल मोमेंटम m1 v1, फाइनल मोमेंटम, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनिशियल मोमेंटम टोटल दोनों बॉडीज का मिला के m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडीज का मिला के ये क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। पहली इक्वेशन मिल गई। अच्छा, इसमें स्टेप्स क्या हैं कि पहले आप जिनका सबस्क्रिप्ट 1 है ना उन्हें एक साइड पे लाना है, जिनका 2 है उन्हें दूसरी साइड पे लेके जाओ। तो m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। फिर आपको यहां से m1 कॉमन ले लेना है ठीक है, इसको आप ले लो नंबर 1। अब इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का भी लगा दो फॉर्मूला, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसमें भी अब देखो हाफ 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 तो कट गया, 1 वाले एक साइड ले आओ, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। और इसमें भी m1 कॉमन लिया,
ये, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। स्टेप्स याद कर लो। दिस इज नंबर 2। अब आपने क्या करना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देना है, ठीक है। तो अगर हम इसको करें m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय ये m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ठीक। ये कट गया, ये कट गया, ये कटा और ये भी कट गया। ये जो बचा है ना बच्चों, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। u2 बड़ा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इक्वल टू u2 माइनस u1। देखो, टकराने से पहले इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो u2 माइनस u1 थी, क्योंकि u2 ज्यादा है, और टकराने के बाद इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज v1 माइनस v2 हो जाएगी, क्योंकि जब ये टकराएगा, इसको पीछे धक्का मारेगा, अपना मोमेंटम इसमें ट्रांसफर करेगा, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो v1 ज्यादा हो जाएगा। तो ये है टकराने के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन में जब बॉडीज जा रही होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, एक में से दूसरे की माइनस करके आती है। तो ये टकराने के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी है, टकराने के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी है। इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वो रेट है जिससे बॉडीज सेपरेट हो रही हैं, और इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये दोनों बराबर होती हैं इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इन दोनों की जो रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इस ई को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1 है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई 0 होगा। हम कह रहे हैं ना कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें बॉडीज टकराने के बाद सेपरेट होती ही नहीं है, चिपक जाती हैं, और जहां भी जाती हैं आपस में एक साथ जाती हैं। और अगर एक साथ जाएंगी यानी v1 और v2 बराबर हो जाएगा, सेपरेट हो ही नहीं रही, तो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हुई, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जो बच गई, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई जो है वो लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, फिर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हम अपने वापस डेरिवेशन पे आते हैं। अब जब आप डेरिवेशन कर रहे होगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अलग से, ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया है। आपका यहां तक जो इक्वेशन आई है ना, अब यहां पे क्या करना है हमको, ये जो हमारी इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन वाली, इसमें 2 अननोन्स थे, v1 और v2। अब हमारे पास v1 और v2 के लिए एक और इक्वेशन आ गई, तो इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के, जैसे यहां से मैं निकाल लूं v1 की वैल्यू u2 माइनस u1 प्लस v2, और वो आपने v1 की जगह यहां पे पुट कर देना है। अगले पेज पे चलते हैं, बहुत खिचड़ी पक गई इस पेज पे। m1 u1 प्लस
m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये था। और v1 क्या आया था, u2 माइनस u1 प्लस v2, बस इस वाले को आप सॉल्व करके निकाल दोगे v2 की वैल्यू। v2 की वैल्यू आएगी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1u2 माइनस m1u1 प्लस m1v2 प्लस m2v2। अपने को वैल्यू निकालनी है v2 की, तो एक तो ये वाले, ये दोनों इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे, m1 कॉमन लोगे, है ना, ये वाला इधर आया, फिर m1 कॉमन लिया तो यहाँ u1 बचेगा माइनस यहाँ पे u2 बचेगा, और m1u1 m1u1 दो है ना, तो ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस m1u1, ये ज्यादा लॉजिकल बैठेगा। इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लस इसको इधर लेकर आए, u2 कॉमन ले लिया तो m2 माइनस m1 इंटू u2 बचा, यहाँ से v2 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा m2 प्लस m1, और m2 प्लस m1 को यहाँ डिवाइड कर दो दूसरी तरफ ले जाके, तो m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2, ठीक है ये, और 2m1u1 प्लस 2m1u1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, m2 प्लस m1, ये आ गया v2 की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, डायरेक्ट आएगा, m2 u1 u2 दिया होगा, वेलोसिटीज पूछी होंगी। अच्छा, अगर आपको v1 निकालना है, ये तो हमने v2 निकाला, तो आप पीछे से बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने v1 की वैल्यू निकाली थी, v2 की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दोगे। आपको डेरिवेशन में करके नहीं दिखाना है, आप सिमिलरली लिख के, आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, v1 आ जाएगा, जहां जहां 1 है वहां 2 लगा दो, जहां 2 है वहां 1 लगा दो, तो m2 माइनस m1 हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ये हो जाएगा u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जहां 1 है वहां 2 लगा दिया, जहां 2 है वहां 1 लगा दिया, तो ये हो जाएंगी वेलोसिटी। तो यहां तक आपको डेरिवेशन करना है और इसको छोड़ना है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए कुछ स्पेशल केसेस आप याद रख लो, अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो, यानी दोनों के मासेस बराबर हो, मान लो m, मान लो मास है m, तो यहां से m माइनस m 0, v2 आ जाएगा, 2m से 2m कटेगा, v2 आ जाएगा u1 और v1 आ जाएगा u2, यानी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी अगर दोनों के मासेस सेम है। तो जो पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी थी वो दूसरे वाले की फाइनल हो जाएगी, जो पहले वाले की फाइनल थी वो दूसरे वाले की इनिशियल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे जैसे बिलियर्ड्स टेबल है, उस पे बॉल्स रखी हैं, एक बॉल रेस्ट पे है, दूसरी वाली ने उसको बिल्कुल हेड ऑन हिट किया। अब ये हेड ऑन वर्ड क्या मैंने यूज कर लिया बच्चों, ये जो कोलिजन हम पढ़ रहे हैं ना, अभी ये 1D कोलिजन है। हम ये मान रहे हैं कि जिस लाइन के अलोंग बॉडीज जा रही थी टकराने से पहले, उसी लाइन के अलोंग जा रही हैं टकराने के बाद भी, इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ये रेस्ट पे थी, ये v वेलोसिटी से आई, इन दोनों का मास सेम होता है, तो ये जब इससे टकराएगी हेड ऑन, तो ये आगे निकल जाएगी v वेलोसिटी से और ये 0 पे आ जाएगी, अपना पूरा मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर देगी। सिमिलरली आप कुछ ऐसा केस ले सकते हो कि जैसे यहां पर एक बहुत बड़ी बॉडी है, ये बहुत छोटी बॉडी है, मान लो m2 है, इसका मास m1 है, m2 इज मच ग्रेटर देन m1, ये वाली बॉडी रेस्ट पे है, कुछ भी केसेस आप बना सकते हो, और ये बॉडी u वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप u2 और m1 को 0 पुट कर दो, तो v2 होगा, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी
U2 को 0 पुट किया, ये पूरा 0 हो गया। M2 को 0 पुट किया, सॉरी M1 को 0 पुट किया क्योंकि उसका मास बहुत कम है, ये पूरा 0 हो गया। तो V2 क्या रहेगा? 0। यानी यार इतनी भारी बॉडी से ये हल्की सी बॉडी आके टकराएगी तो ये हिलेगी भी नहीं, ठीक है। और दूसरे वाले में U1 को U पुट कर दिया, M1 और U2 को 0 पुट करना, ये तो पूरा 0 हो गया। M1 को 0 पुट किया, M2 से M2 कट गया, एक माइनस बचेगा, तो V1 इक्वल टू माइनस U1, जिसका मतलब है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अब हो क्या रहा है, ये इस भारी बॉडी से टकरा के ऐसे वापस चल देगी, ठीक है। तो इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स और ये कुछ स्पेशल केसेस। अब बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है कि जैसे एक बॉडी है, ये रेस्ट पे पड़ी है, U1 0, मास है इसका M1, यहां से एक बॉडी आई M2 मास की, U2 वेलोसिटी से ये इससे टकराई और ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। टकराने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी v से चल पड़ी, ठीक। तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, इनिशियल मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम M1 V प्लस M2 V। V कॉमन आके वैल्यू क्या आएगी, M1 U1 प्लस, मैं इसको जानबूझ के लिख रहा हूं, वैसे तो ये पूरा 0 हो गया, बट हो सकता है आपके क्वेश्चन में 0 ना हो, तो आप ये पूरा लेकर चलोगे, M1 U1 प्लस M2 U2 बाय M1 प्लस M2। सो दिस इज द कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। दूसरा, कोलिजन में क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, क्योंकि बॉडीज की शेप डिफॉर्म हुई है, अरे बॉडीज जब आपस में ऐसे टकराएंगी तो शेप डिफॉर्म होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होती है, फाइनल कम होती है, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी शेप को डिफॉर्म करने में यूज हो गई। तो जो लॉस इन के ई होता है, इस केस में जैसे मुझे निकालना हो लॉस इन के ई, तो मैं निकालूंगा के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल, और ये पॉजिटिव आएगा। देखना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी है हाफ M2 U2 स्क्वायर, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ टोटल मास और कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। तो M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये कट गया, एलसीएम लिया, छोटा तो नहीं हो गया, ज्यादा दिख रहा है, हाफ M2 U2 स्क्वायर इंटू M1 प्लस M2, हाफ कॉमन ले लो पूरी ब्रैकेट में से, माइनस M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द के लॉस इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर एक टर्म आएगी पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में कट जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन डेल्टा के का मिल जाएगा आपको हाफ M1 M2 U2 स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, विच इज स्क्वायर नहीं था ना ये, विच इज पॉजिटिव। आप देखो यहां पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो नेगेटिव हो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है, तो यहां से ये भी प्रूव हो जाता है।
अगर बॉडी की वेलोसिटी इसकी भी कुछ होती टकराने से पहले, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन में u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर आता, वो भी पॉजिटिव ही होता है। तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी शेप को डिफॉर्म करने में यूज हो जाएगी। अब बात करते हैं, एक छोटी सी चीज आप समझ लो 2D कोलिजन के बारे में भी। जैसे यहां पर एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, इसका मास हम ले लें m1 और इनिशियल वेलोसिटी u1 को हम ले लें 0। यहां से एक बॉडी ने आके इसको हिट किया, साइडवेज हिट किया, हेड ऑन हिट नहीं किया, तिरछा टेढ़े से मारा, यहां से मारती हुई गई। तो ये वाली बॉडी सपोज इधर चली गई और ये इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई। इस वाले के एरोज हम लोग दिखा रहे हैं ना ग्रीन से, तो ये वाली बॉडी जो है वो इधर चली गई, ये वाली जिसका मास था m2 और इनिशियल वेलोसिटी थी u2 मान लो, और ये वाली बॉडी सपोज इधर चली गई थीटा एंगल पे, और ये वाली बॉडी इधर चली गई फाई एंगल पे, ठीक है। यानी कि ये m2 इधर चला गया और m1 इधर चला गया। अब क्या करोगे, मान लो ये है तो इलास्टिक कोलिजन ही, बट 2D में है, तो क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाओगे, के कंजर्वेशन भी लगाओगे, बट क्योंकि मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों एक्सिस में अलग अलग लगा दो। कोई नई चीज नहीं कर रहे हम यहां पे, आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको 2D मोशन पढ़ना है तो आपने 2D मोशन को दो 1D मोशंस में स्प्लिट कर लेना है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा दो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम इसका 0 था, इसका m2 u2 था, तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस इज दिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मतलब कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं, बट क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है 2D कोलिजन का। इसकी मान लो फाइनल वेलोसिटी थी v1 और इसकी इस तरफ फाइनल वेलोसिटी थी v2, तो इस v1 का ये कंपोनेंट होगा v1 cos थीटा, तो इसका मोमेंटम इधर हो जाएगा m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। along y एक्सिस मोमेंटम कंजर्वेशन along y एक्सिस, y एक्सिस में भैया इनिशियल मोमेंटम तो था ही नहीं, इनिशियली तो कुछ हो ही नहीं रहा था y एक्सिस में, लेकिन फाइनली हो रहा है। लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 होना चाहिए, 0 ही आएगा। इसका ये वाला कंपोनेंट होगा v1 sin थीटा, तो m1 v1 sin थीटा और इसका होगा m2 v2 sin फाई, लेकिन वो नेगेटिव ही होगा ना क्योंकि वो इस तरफ है, तो माइनस m2 v2 sin फाई। तो ये माइनस में आया ना, तो ये दोनों बराबर ही होंगे और कट के क्या हो जाएगा 0। अब के कंजर्वेशन भी लगा लो, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ वेरिएबल्स अभी भी नहीं आए हैं एंड यू नीड मोर इक्वेशंस, तो आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा लो। अब काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी, उसके कंपोनेंट्स बनाने मत बैठ जाना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, ये जो रेस्ट पे बॉडी पड़ी है इसकी 0 और इसकी ये, और हाफ फाइनल ये प्लस ये, कंपोनेंट बनाने मत बैठ जाना, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लो, वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस निकाल लोगे, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां पर हैं बता दिया है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, सबका आपको मैंने लिंक बता दिया है। और जिन बच्चों को नहीं पता, बीच में से पता नहीं क्यों तुमने वीडियो देखना शुरू किया, लेकिन अगर किया है डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वेबसाइट पे पूरा मटेरियल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के विद सॉल्यूशंस पीडीएफ डालना शुरू कर दिया है, इसका भी आ जाएगा। प्रिपरेशन कर लेना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां पे आपने सिर्फ चैप्टर को समझा है, अब इसको प्रिपेयर तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, मेरे पीडीएफ में से कर लो, क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं वो कर लो, और या फिर एनसीईआरटी के कर लो, बट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कम से कम
इन सारे टॉपिक्स पे टोटल मिला के 40-50 न्यूमेरिकल्स लगाओगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस क्या है वो मैंने बता दी हैं। अब अगले वीडियो में सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, तो मिलता हूं आपसे उस लेक्चर में। ऑल द वे।